हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें डेली हम 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराते थे आपको, लेकिन अब 2-4 प्रैक्टिस सेट मैं आपको 25 क्वेश्चन के कराऊंगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। और इन 25 क्वेश्चंस को इसी तरह से सिलेक्ट किया हुआ है जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। तो बताना है कि इन चार में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। या फिर ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। पहला साधारण वाक्य, दूसरा साधारण वाक्य, तीसरा यह है इच्छावाचक वाक्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था है। अब देखिए, इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये वाले पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था बताना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग, या हिंदी शिक्षण योजना। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन गाथा किसकी रचना है। एक क्वेश्चन आपका रचना का 100% आने वाला है। रचनाएं मैं आपको कल करा दूंगा, या कल नहीं होगा तो परसों। रचना की वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है, और वो भी मैं आपको एक स्टोरी वाइज, ये नहीं कि एक स्टोरी बना दी की पूरी रचनाएं, उसमें सबको रिलेट करके बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाए। कोई भी ट्रिक, कोई भी जादू नहीं चलेगा, आपको रिलेट करके पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल समझा समझा के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन गाथा किसकी रचना है। तो बताना है हरिजन गाथा किसकी रचना है। धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जंगूड़ी, या आलोक धनवा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तब कौन सा रस होता है। तो देखिए, ध्यान देना है, इस उत्साह स्थायी भाव, उत्साह किसका होता है, वीर रस का। ना ही श्रृंगार, क्रोध और ना ही करुण रस होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट हो जाता है तब वह वीर रस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है। 19-20 होना, अत्यधिक अंतर होना, एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, पक्षपात करना, या बाह्य समानता और आंतरिक विषमता। तो बहुत से बच्चों ने लगाया होगा अत्यधिक अंतर होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक का दूसरे से अच्छा होना, 19-20 होना। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्छास्त्र। तो सच्छास्त्र का बताना है कि उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद सत प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र, या सच प्लस शास्त्र, या सत प्लस शास्त्र। दो तय से दिए गए हैं और दो च से दिए गए हैं। इसी तरह से दो छ से बनाए हैं और दो स से बनाए हैं। तो बताना है कि संधि कौन सी होगी, ये भी बताना है आपको, और संधि विच्छेद क्या होगा ये भी आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस शास्त्र, तय और स मिलके 6 बन जाएंगे, और तय का हो जाएगा आधा च और स का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारी होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर शब्द का तत्सम रूप है। शक्कर शब्द का तत्सम रूप बताना है, शकट, शुगर, शर्करा, या चीनी। देखिए, शुगर तो होता ही नहीं है, शुगर होता है, वो होता है इंग्लिश में। तो हमको बताना है तत्सम रूप। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, शर्करा। शर्करा का होता है शक्कर, जिसको बोलते हैं चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, को इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है।
गे और घे, डैड है, पैफ है या दैद है। तो देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि एघोष ध्वनि जब वर्णमाला कराई थी, 3 पार्ट में हमने वर्णमाला करा रखी है, आप सभी लोगों को पता होगा। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा ये तो एघोष होते ही होते हैं, और चौथा और पांचवा सैघोष। इनके अतिरिक्त और भी बताए थे। ये बात हर किसी को पता होती है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा एघोष, चौथा, पांचवा सैघोष। इससे एक्स्ट्रा जो होते हैं हमारे स्वर या व्यंजन, दोनों को मिलाकर के कौन से एघोष होते हैं, ध्वनि होती है, और कौन सी सैघोष, वो चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होंगी। तो इसलिए जा कर के वर्णमाला की वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, सबसे ऊपर आपको वर्णमाला ही मिलेगी, 3 पार्ट में कराई है, टोटली ट्रिक के साथ कराई है। और ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, इस तरह से पढ़ाया है कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। उसके बाद वर्णमाला का एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस सेट वाले जो प्लेलिस्ट है, सारी की सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, बहुत ही सीरियल वाइज क्लासेज रखी हुई हैं, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको कोई सी भी क्लास देखने में। आप जा कर के देख सकते हो। उसके बाद हमको बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वहाँ पर कमेंट करना, बताना कि सर वीडियो कैसी लगी, अच्छी है, और अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन मेरी गारंटी है कि उस क्लास से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, गैग है। तो वर्ग का कौन सा अक्षर है? कै, खे, गे और घे। तीसरा और चौथा, जबकि चौथा सैघोष होता है और तीसरा एघोष। तो हमको देखना है पहला, दूसरा, तीसरा इनमें से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पै फै, वर्ग का पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान के 200 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। सुबह में जो हमारी टॉपिक वाइज होती है क्लास 8 बजे वाली, उसमें 200 क्वेश्चन रिक्त स्थान के करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। समानार्थी शब्द 200 क्वेश्चन, विलोम शब्द के 200 क्वेश्चन और पर्यायवाची शब्द के 200 क्वेश्चन। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इतना सारा मटेरियल आपके लिए अभी तक प्रोवाइड करा चुका हूँ, जा करके देख लीजिए, परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आने वाला है, आवेदन लिखते समय शब्दों के में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो शब्दों के उपयोग में, शब्दों के प्रयोग में, संयोग या सुयोग में। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था आपको कि किस ऑप्शन का, मतलब किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किस तरह से किया जाना है, सारे के सारे बता रखे हैं, जा करके देख लेना आप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में उसके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश ये, रे, ले और बै के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये टोटल कुल मिला के बात ये कही गई है कि इनका क्रम लगाना है, यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकता है कि सुव्यवस्थित क्रम में रखिए। ये 1 अपने स्थान पर रहेगा, 6 अपने स्थान पर रहेगा, बाकी के ये, रे, ले और बै ये 4 इधर उधर रखे हुए हैं, इनको हमको मिलाना है। तो मैं अपने प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको देख लेने हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस किससे स्टार्ट होते हैं? ये, बै, ये भी बै और ये रे। इसका मतलब ले से स्टार्ट नहीं होगा। अब ले से स्टार्ट नहीं होगा तो बचे हमारे 3। तो अब पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन। अच्छी तरह सोचना, काम को पूरा करना उत्तम है, और अच्छी योजना बनाना बुद्धिमत्ता है, सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता है। तो या तो आपको इससे मिला लेना है कोई सा एक। ले हम छोड़ चुके हैं, सबसे पहले ले नहीं आएगा। या फिर आपको इससे मिला लेना है कि लास्ट में हमारा कौन सा आ सकता है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में अगर आप लास्ट वाला मिलाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, इसमें है काम को पूरा करना सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता है, या उत्तम है और अच्छी तरह सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता है। तो देखिए, आपका रे खत्म हो गया, रे लास्ट में नहीं आएगा। अच्छी योजना बनाना सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता है, या बुद्धिमत्ता है सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता है। तो ये वाला और रे, यानी बै और रे लास्ट में नहीं आ सकते। बचा कौन सा? ले और ये। तो हमारे 3 ऑप्शन बन रहे हैं अभी तक। अब आप स्टार्टिंग वाला भी देख सकते हो, अगर सीधे सीधे आपको समझ आ जाता है तो ठीक, वरना मैं आपको
समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि हमारा कौन सा सही होने वाला है या किस तरह से हम इसको करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये ऐसे, अच्छी तरह सोचना, काम को पूरा करना। तो देखिए यह सिर्फ एक में दे रखा है, तो इसी क्रम में रखना है। यह लेव है, वह हमारा लास्ट में नहीं आ सकता, तो ए ऑप्शन यहीं पर कट गया ऑप्शन देखते ही। बचा क्या, या तो बै से स्टार्ट होगा या फिर रे से। बै से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छी तरह सोचना बुद्धिमत्ता है, बै के बाद ले आएगा। अच्छी तरह सोचना बुद्धिमत्ता है, अच्छी योजना बनाना उत्तम है और अच्छी तरह काम को पूरा करना सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता है। बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ सबसे पहले अपने ऑप्शन देखिए, उसके बाद देखना। अब देखिए मैंने इसमें क्यों बोला था कि लास्ट वाला देख लीजिए। अगर आप लास्ट वाला नहीं देखते तो ईजिली पता चल रहा था कि बै इससे पहले नहीं आएगा, यानी बै लास्ट में नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया था। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। दो ऑप्शन बचे थे हमारे, बै से स्टार्ट होगा या फिर रे से स्टार्ट होगा। आपको बी ऑप्शन पर ए ख़त्म हो गया, बी ऑप्शन पकड़ा, बी से ही सही हो गया। तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है इस हिसाब से। अगर आप इसी में मिलाने में लगे रहोगे कि कैसे कैसे मिलाए कैसे कैसे मिलाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैच हो जाता है लेकिन उसका सेंस सही नहीं होता, लेकिन आपको पढ़ने में सही लगता है। ऑप्शन भी मिल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पहले ऑप्शन देखिए, उसके हिसाब से मिलाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन पर टिक कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को या जलपान का, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, जलपान को नहीं होगा, जलपान का। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के पद, शब्द, पदबंध या वाक्यांश एक साथ आने पर लगाया जाता है। विराम बताना है कि कौन सा विराम लगाया जाता है। विराम चिन्ह आपको करा चुका हूँ, विराम चिन्ह की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हिंदी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट का नाम है, जा करके देख लीजिए। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, ये सारी बातें आपको एक वीडियो में ही समझा दी गई हैं। जा कर के आप देख सकते हो, एक वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। तो अपने इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए जब कहा गया है कि वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के पद, एक ही तरह के शब्द, पदबंध या वाक्यांश, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, जब एक समान वर्ड आते रहते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो उसमें लगाते हैं कोमा। कोमे को क्या बोलते हैं, अल्प विराम, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से इससे भी अच्छी तरह से वीडियो में समझा के बताया है कि क्यों किया गया है प्रयोग। अर्धविराम कौन सा होता है, ऊपर पॉइंट और नीचे कोमा, इसको बोलते हैं अर्धविराम। पूर्ण विराम आप सभी को पता है, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी साइन, टपकता आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। कोई बताना है कि कोई में क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है, माप तोल। कोई परिमाण की बात की गई, बिल्कुल नहीं। गुणवाचक विशेषण, कोई गुण बताया गया, बिल्कुल नहीं। सार्वनामिक विशेषण, बिल्कुल सही बात है, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम, सर्वनाम है लेकिन यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, खरोष्ठी से, ब्राह्मी, पैसाची या कैथी। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चयन कीजिए। आपका क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो। अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। तो देखिए जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, और जिसने अनुभव किया हो वो होगा अनुभवी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न कि ए। अनुभव योग्य, तो अनुभव करने के योग्य, जो अनुभव करने के योग्य हो वो अनुभव योग्य हो गया। अनुभाव्य भी नहीं होगा, अनुभूत होगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 20 हमारा गद्यांश है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सही उत्तर टिक करना है। गद्यांश करने का तरीका, पहले आप अपने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ही बताता हूँ आपको, मैं जो कहता हूँ उसका बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप अपने किसी भी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन या किसी भी वाक्य, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस पर आप क्यों का प्रश्न लगाते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो काम को आप आसानी से कर सकते हो कि हाँ, हम ये सही कर रहे हैं। देखिए, चोर चोरी करता है तो उसे पता होता है कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ और इसका परिणाम क्या हो सकता है। मजबूरी है, करनी तो पड़ेगी, लेकिन उसको पता होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आपको पता है ये क्लास आप क्यों देख रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आप 10th में होते तो ये क्लास नहीं देखते, तो इसलिए आपको पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो वैसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले पैसेज क्यों नहीं पढ़ना है और पहले क्वेश्चंस क्यों पढ़ने हैं। तो पहले क्वेश्चंस इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लोगे तो पैसेज पढ़ते टाइम आपको पता रहेगा कि हमसे पूछा क्या गया है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन का आंसर पैसेज में पढ़ोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये इसका आंसर है। तो आप वो जो करते हो ना एग्ज़ाम में कि पहले पैसेज पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, फिर पीछे पैसेज पे गए, फिर इसको फिर से पढ़ते हो कि हाँ, ये ऐसे 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 जल्दी जल्दी पढ़ते हो कि हाँ, ये रहा भाई। तो वो सारा का सारा टाइम आपका बच जाएगा, पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आप अपने क्वेश्चन के आंसर कर लोगे। चलिए बात कर लेते हैं अपने पैसेज की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले पैसेज कराता हूँ फिर क्वेश्चन। लेकिन आपको बता देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। अगर शीर्षक भी पूछा होगा आपसे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ, हमसे शीर्षक पूछा था। तो पैसेज पढ़ते पढ़ते समय आप खुद से दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इस बारे में बात हो रही है तो इसका उपयुक्त शीर्षक ये होना चाहिए। तो आज हम वीडियो कराते हैं तो वीडियो में पहले आपको पैसेज ही करवा देता हूँ। आप वीडियो निकाल करके पहले क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद अपने ये पैसेज कर सकते हो, या आप ऑफलाइन कोई टेस्ट लगाते हो, प्रैक्टिस सेट करते हो, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से करना है। बाकी जो आपकी सुविधा अनुसार हो उस तरह से कर सकते हो। सबसे पहला पैसेज पढ़ लो, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। तो विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है किस पर, आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर। आगे, आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो किस जगह पर लगा है, आस्था और श्रद्धा के स्थान पर। किसका प्रश्न चिन्ह लगा है, तर्क और बुद्धि का। विज्ञान किसको मानता है, तर्क और बुद्धि को। विज्ञान होता है तर्क संगत। आगे, किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है। अब क्या है वो आगे देख लीजिए। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी हैं, उससे मानव में अंतर घटा है। क्या हुआ है, अंतर कम हुआ है, जिससे कई पुराने मूल्यों को नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है। देखिए, जो सहयोग था वो छोटे या थोड़े, मतलब जो छोटे छोटे गांव होते हैं, समाज होते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था, अब सब जगह पहुँचता है। जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल दिया जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गर्हित ठहराया जाने लगा। समता का भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। इसलिए यह कहना तो उचित ही नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास ही नहीं हुआ है। तो बात किसकी की जा रही है, मूल्य की, कि नए मूल्यों का तो विकास ही नहीं हुआ। किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में हो रही है। तो बात किसकी की गई, मूल्यों की। नया मूल्य, पुराना मूल्य, तो इस तरह की बात की गई है। तो आगे पढ़ लेते हैं हम अपने क्वेश्चन। विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है, बताया गया था। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते तो आपको ये जब लाइन आई थी तभी आप समझ जाते यही हमारा क्वेश्चन है और यहाँ इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है, ऐसी बात कहीं कही गई,
या नहीं कही गई, ये आपको सोचना है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट, हमारी सोच शुद्ध भौतिकवादी बन गई है, इस तरह की कोई बात की गई है। हम पूर्णतः आत्म केंद्रित हो गए हैं। देखिए इन ये तीनों बात कहीं भी नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है? तो क्या परिवर्तन हुआ है? हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे हैं। हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। आगे देख लीजिए, अब हम अपने ग्राम से ही नहीं चिपटे रहना चाहते, अपितु विश्व भ्रमण करना चाहते हैं। तो कहीं घूमने फिरने की बात हुई? बिल्कुल नहीं। विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकृष्ट हुए हैं। भौतिक सुखों की बात हुई? बिल्कुल नहीं। भौतिक लाभ? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी। भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है? विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया, रंगभेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया, मनुष्य को आत्म केंद्रित बना दिया है, या मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया। तो आपसे पीछे बात की गई थी कि जो दूरियां थी वो कम कर दी थी और मनुष्य के बीच का अंतर कम कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण तो बना दिया है, लेकिन इस तरह की हमसे कोई बात नहीं की गई थी। रंग भेद व नस्लवाद की कोई बात नहीं की गई। मनुष्य आत्म केंद्रित बना दिया, ये भी नहीं बताया गया। लेकिन ये जरूर बताया गया था मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया। मतलब दूरियां कम कर दी, मानव और मानव के बीच का अंतर घटा, और इससे जो सहयोग थे वो छोटे गांव के साथ साथ विश्वव्यापी हो गए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं? ये हमसे पूछा गया है, हमको इसका आंसर देना है। क्या मूल्य नवनिर्मित ही है? तो बताना है, अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए। आज सभी मूल्यों के नवनिर्माण में ही हम विश्वास करते हैं, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, आज मूल्य ही महत्वहीन हो गए या नहीं? अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही बताया गया था, पीछे बताया गया था ना कि पुराने मूल्यों में नए आयाम जैसी कुछ बात हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये तो दिया गया है कि पुरातन मूल्यों को बदलना नहीं चाहते, तो नहीं, ऐसा कैसे नहीं? वो तो हमारे बिल्कुल साफ साफ कहा गया था, पुराने मूल्यों को नया आयाम मिला, कहा गया था ना। आगे पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो विज्ञान या इस तरह के आपके पैसेज होते हैं ना, विज्ञान को लेकर अधिकतर विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो विज्ञान वाले क्वेश्चन होते हैं इनसे अधिकतर बच्चों के गलत होते हैं। तो इसलिए इस वाले पैसेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है आपके क्वेश्चन गलत हो, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? विज्ञान का महत्व बताया गया, मूल्य चिंतन, पुरातन मूल्यों का महत्व या अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। तो बताइए विज्ञान का महत्व कहीं था या मूल्य चिंतन था? ऑप्शन नंबर बी। तो मूल्य चिंतन के बारे में विज्ञान से ज़्यादा बातें बताई गई हैं, विज्ञान पर डिस्कस किया है, लेकिन मूल्य चिंतन पर ज़्यादा क्या है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, न कि ए। बहुत से बच्चों ने विज्ञान का महत्व लगाया होगा ऑप्शन ए, बहुत बच्चों ने मूल्य चिंतन भी लगाया होगा। तो जिनका सही है ठीक है, और जिनका गलत है एक बार फिर से पैसेज कर लेना है, जिससे आपको आगे अगर आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपसे बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा पैसेज करवाया जाता है उसी तरह का आ जाता है। एक वीडियो कराई थी योजनाओं की करंट अफेयर्स रिलेटेड, 2 क्वेश्चन आपके जूनियर वाले एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए एक वीडियो से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो कितनी अच्छी बात है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनके सही हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए या शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन करना है। पर्जन्य और परिजन बताना है क्या होते हैं। देखिए पर्जन्य किसी को नहीं पता होगा, परिजन सभी को पता होगा क्या होता है। तो अगर पहले पर्जन्य पूछा है तो पहले पर्जन्य बताना है, और फिर परिजन दूसरा वाला परिजन।
तो परिजन सामाजिक लोग होते हैं, आत्मीय जन होते हैं, परिजन उपकार करना होता है, या परिवार के लोग। मिल गया ऑप्शन डी, परिवार के लोग और पर्जन्य मेघ। डी ऑप्शन टिक कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। ध्यान रखना है, यूपी ट्रिपल एससी में इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं है। एक क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था, अपर्यायवाची पूछता है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन पूछा था कि कौन सा अपर्यायवाची है, मतलब वही हुआ नहीं है, लेकिन घुमा के दिया। बच्चे इन चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो देखिए, दुष्ट, तिनका, गधा या श्रेगाल। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका हो जाएगा, श्रेगाल खर का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। देखिए, फिर से वही पूछा गया है, नहीं है। ये क्वेश्चंस मैं आपको वही करवाता हूँ जिस तरह के यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो पूछे गए क्वेश्चन है वही करवाता हूँ यूपी ट्रिपल एससी वाले एग्जाम्स के। जूनियर असिस्टेंट वाले भी कराता हूँ और बाकी लेखपाल वाले भी करवाता हूँ। पीटी वाले क्वेश्चन भी मैं इसमें डालता हूँ। तो आगे पढ़ लीजिए। तो अंतरंग, बहिरंग, बिल्कुल सही। उचित, अनुचित, सुख, कष्ट। सुख का होता है दुख, सुख दुख। सुसाध्य, दुसाध्य। तो ऑप्शन नंबर सी। पवन का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द करा चुका हूँ, विलोम शब्द करा चुका हूँ, जा कर के देख लेना। पवन मिलना, पूजना, समीर या आदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, समीर। खर, खर का पर्यायवाची शब्द है। इस बार पूछ रहा है कि क्या है, तो खर का होता है गधा। धूसर, बैसर, ये सब खर के होते हैं। अगर बाकी भी आपको देखने हैं तो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, आज के ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए तैयारी कराई जा रही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। PDF सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।